नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। एबीपी गंगा का खास बुलेटिन आज की आवाज में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिन पर आज दिन भर हलचल रहने वाली है। आपको दिखाएंगे कि योगी कैबिनेट की बैठक में क्या खास रहने वाला है। ये भी बताएंगे कि किताबों के लिए सीएम योगी किससे हिसाब लेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को क्यों हटाया गया और सपा नेता आजम खां पर आज किस मामले में आरोप तय होंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बस आप देख। आज की आवाज में सबसे पहले खबर दिखाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार के बड़े एक्शन की। इसमें गाज गिरी है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी पर। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाया है। ओएसडी के खिलाफ विजिलेंस जांच की भी सिफारिश की गई है। भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए थे ओएसडी अनिल कुमार और अब विजिलेंस की टीम विभागीय जांच दोनों तरीके की जांच की सिफारिश कर दी गई है। तबादलों में गड़बड़ी के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए यह बड़ी खबर है, जहां तबादलों में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी अनियमितता के अंदेशे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है और अब बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर विभागीय और विजिलेंस की जांच के लिए सिफारिश भेज दी गई है। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाया है। ओएसडी के खिलाफ विजिलेंस की जांच की सिफारिश कर दी गई है। विभागीय जांच भी होगी। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा एक्शन है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी पर यह गाजगिरी है, बड़ा एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है तबादलों में गड़बड़ी अनियमितता पाई गई है। इसके बाद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर जांच बिठाई है, सिफारिश कर दी गई है। विजिलेंस की टीम जांच करे, इस मद्देनजर एक सिफारिश की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी विवेक के पास है, उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, ये बताइए किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ तबादलों में गड़बड़ी का, और जांच कब से शुरू हो जाएगी? देखिए स्नेहलता, योगी 2.0 में तबादलों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां पाई गई थी। पशुपालन विभाग में भी हुए, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में भी हुए, तमाम स्वास्थ्य विभाग में तबादले हुए। तो कल एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें मुख्य सचिव थे, कृषि उत्पादन आयुक्त थे, अपर मुख्य सचिव स्तर के तमाम अधिकारी थे और इसके अलावा प्रमुख सचिव स्तर के तमाम अधिकारी थे। पूरे जो पीडब्ल्यूडी में तबादले हुए उनमें आरोप लगे हैं, शिकायतें हुई हैं, उनकी समीक्षा की गई और ये पाया गया कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। बहुत सारे तबादले गलत तरीके से कराए गए हैं, किए गए हैं और जो सीनियर थे उनको तमाम ऐसी जगहों पर भेज दिया गया जो छोटी पोस्ट थी। इस तरह की तमाम गड़बड़ियाँ सामने आई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने चूँकि इसकी पहले भी जांच के लिए उन्होंने कहा था, जांच रिपोर्ट हालांकि 7 दिन हो गए, जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन कल की समीक्षा बैठक में बहुत सारी बातें सामने आई और अनिल कुमार पांडे का नाम सामने आया कि शुरुआती, क्योंकि देखिए एक मंत्री के ओएसडी के बारे में उनके मंत्री और ओएसडी के संबंधों को सब जानते हैं। अगर यही बात वहाँ के विभागीय जो प्रभारी होते हैं उनकी बात होती या जो चीफ होते हैं उनकी बात होती या अन्य अधिकारी होते हैं उनकी बात होती तो बात अलग थी। वो एक माना जाता कि प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ हुई है, अनियमितताएँ हुई हैं। लेकिन ओएसडी और मंत्री का मामला ऐसा होता है जो एकदम दोनों कहा जाता है कि एक सगे रिश्ते जैसे होते हैं और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जो हैं अनिल कुमार पांडे के साथ जो उनके संबंध हैं वो सभी जानते हैं, आज के नहीं है, वो बहुत पुराने, दिल्ली से उनको अपने साथ लाए हैं। यानी इसके पहले भी उनके करीबी रहे हैं, उनके संबंधों के बारे में पूरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चर्चा है। सारी फाइलें ओएसडी के माध्यम से ही मंत्री के पास आती हैं। यानी कोई भी फाइल आएगी, तबादले की हो या किसी वर्क ऑर्डर की हो या किसी की भी हो, ओएसडी के माध्यम से ही मंत्री के पास आती है। तो सीधा सीधा उनका पहला जो गलती होती है, जो गड़बड़ी होती है, उनमें उनका नाम आया, इसलिए उनको हटाया गया और विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। विजिलेंस की जांच भी हो सकती है। सेकंड स्टेप इसके बाद आज आएगा, यानी आज जो विभाग के प्रमुख हैं उनके गाज गिर सकती है। कई और अधिकारी इस लाइन में हैं, यानी जो कार्रवाई का सिलसिला कल शाम से शुरू हुआ है वो लगातार जारी रहेगा और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी में बड़ा हड़कंप मचा है। बहुत जो अधिकारी हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फाइल में साइन होते हैं, जिनके तबादलों की फाइल में साइन होंगे, वो सारे लोग घेरे में आएंगे, शिकंजे में आएंगे। एक जो मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित की थी, कहा था कि इस कमेटी के जरिए जांच की जाए, पूरे तबादलों में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है। यानी ये सिलसिला अब शुरू हुआ है और बहुत आगे जाएगा,
कार्रवाई का सिलसिला बिल्कुल विवेक, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल भारी भरकम राजस्व के लिहाज से ये विभाग जो होता है, अब ऐसे में अनियमितताएं हैं या तमाम चीजें हैं, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, जांच क्या कहती है, इस पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया विवेक, फिलहाल जो आपने जानकारी साझा करी दर्शकों के साथ। आगे बढ़े हैं और बात करते हैं लखनऊ से आई खबर की। आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। लोक भवन में दोनों ही बैठकें होनी हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, तो कैबिनेट मीटिंग के ठीक बाद दोपहर 12 बजे मंत्री परिषद की बैठक होनी है। सरकार के 100 दिन के अलग अलग विभागों के साथ कामकाज की फीडबैक और जो रिपोर्ट है इस मीटिंग में ली जाएगी। और आज सभी मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 100 दिन का फीडबैक क्या है, क्या कामकाज है, विभागों की जिम्मेदारी जो मिली है, मंडल स्तर पर आप जाकर के जो आप रुक करके देख रहे हैं अपने अपने मंडलों की स्थिति, वो क्या कहती है, ये तमाम चीजें हैं इस बैठक का अहम हिस्सा है। क्योंकि आपको बताएं, न सिर्फ 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, बल्कि तमाम मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सैटरडे संडे जाएं और ग्राउंड पर रियलिटी चेक करके आएं। ऐसे में ये बैठक अहम है। रिपोर्ट कार्ड होगा 100 दिन का और फीडबैक होगा कि जो इन्होंने दौरे किए हैं उससे क्या कुछ चीजें जमीनी हकीकत के तौर पर निकल करके सामने आई है, वो सब कुछ साझा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 100 दिन का फाइनल फीडबैक क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, कैबिनेट और मंत्री परिषद की ये अहम बैठक होनी है, ये बात सामने आ रही है। दोनों ही बैठकें लोक भवन में हो गई हैं, ये तय है, यहीं पर ये बैठक होंगी और कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा देखिए, सरकार के 100 दिन पर फीडबैक भी ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी जो आपको मिली है उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए। मंत्री परिषद की और कैबिनेट की ये अहम बैठक है। 100 दिन का कामकाज किस तरीके से हुआ, सबके विभागों की क्या जानकारी है, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौती हैं, क्या उपलब्धियां हैं, जरा बताइए। 11 और 12 बजे का वक्त लोक भवन में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो आज इस बैठक में फीडबैक लिया जाएगा, रिपोर्ट भी मांगा जाएगा। ये फाइनल बैठक है क्योंकि लगातार ऐसी बैठकों का दौर चला है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई का दौर चल रहा है और इसे लेकर आज फिर से जिला जज की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में जिला जज के सामने राखी सिंह के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें केस की पोषणीयता पर बहस हुई थी। बाद में जिला अदालत ने 125 मिनट की सुनवाई के बाद आज की तारीख मुकर्रर कर दी है, लिहाजा आज फिर से सुनवाई होगी। अगर देखें तो पिछले कुछ तारीखों में भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जो 12, 13, 14, 15 जुलाई थी। उसके बाद 18 जुलाई का वक्त दिया गया था, तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन आज ये अपडेट है कि 19 जुलाई यानी आज फिर से सुनवाई मुकर्रर हो गई है। आज दोपहर 2 बजे जिला अदालत में ये सुनवाई होनी है, यानी कल 125 मिनट की सुनवाई के बाद भी आज भी वक्त दिया गया है। 2 बजे के बाद ये सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। मथुरा से खबर है, ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी आ रही है, महंत धर्मेंद्र गिरी ने 8 अगस्त को रुद्राभिषेक करने का ऐलान कर दिया है। मथुरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की अनुमति मांगी है। प्रशासन की मदद नहीं मिलने पर सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं, यह भी खबर आ रही है। अनुमति अगर नहीं दी गई तो 18 लाख नागा साधुओं को लेकर के जाने की बात कहते नजर आए। महंत धर्मेंद्र गिरी ने दावा किया है, सपने में महादेव आए थे और महादेव ने रुद्राभिषेक करने का आदेश दिया था। महंत धर्मेंद्र गिरी का दावा यह भी है, रुद्राभिषेक नहीं करेंगे तो प्रलय का खतरा है। तो देखिए, मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और इसके साथ ही कहते हैं कि अगर मुझे रुद्राभिषेक करने की अनुमति नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, तो मैं सीएम से मुलाकात करूंगा। 18 लाख नागा साधुओं को साथ ले जाने की बात कह रहे हैं। बड़ी खबर मथुरा से। आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज से खबर है, हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर गिराए जाने का मामला, जहां जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई होनी है। परवीन फातिमा के वकील आज अपनी दलील पेश करेंगे। अवैध और मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप है और इसी आरोप को लेकर के परवीन फातिमा जावेद पंप की पत्नी गई हैं। कई तरीके के आरोप लगाए हैं और इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि हाईकोर्ट में क्या रुख रहता है। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने एक याचिका दायर की थी, जहां पर कहा कि घर मेरे नाम पर है
और किस तरीके से ये घर गिराया गया, किस लिहाज से रात में नोटिस चस्पा किया गया घर गिराए जाने का और सुबह घर गिरा दिया गया, ये तमाम आरोप है और इन दलीलों के साथ वो पहुंची हैं। देखना यह होगा कि आज क्या रुख रहता है कोर्ट का। आगे बढ़ेंगे, खबर एटा से है। कानपुर से मेरठ जा रही सोहराब गेट डिपो की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। NH91 पर छनैना पुल के पास एक जानवर से टकराने के बाद यह बस पलट गई, जिसमें सवार एक यात्री की जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में कुल 23 यात्री सवार थे। हालांकि सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज भर्ती भी करा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस विभाग के तमाम लोग मौजूद हैं मौके पर। राहत बचाव कार्य किया गया, जो घायल लोग हैं उनको पहुंचाया गया अस्पताल। मुस्तैदी दिखाई दी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि किसी जानवर के आ जाने की वजह से ये बस पलट गई। एक शख्स की मौत की खबर है। कुल 23 लोग इस बस में सवार थे, 14 घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट के तमाम लोग पैरवी में लगे हैं, जानकारी में लगे हैं कि आखिरकार एक्सीडेंट कैसे हुआ। चश्मदीदों का क्या कहना है। अमरोहा से बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश उमर उर्फ गटवा घायल हुआ है। उमर उर्फ गटवा के पैर में गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। अपराधी के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई है। आपको बताएं 2018 से हत्या के आरोप में फरार चल रहा था गटवा। इसे अब पुलिस ने धर दबोचा है। कामयाबी हाथ लगी है पुलिस के। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश उमर उर्फ गटवा घायल हुआ है, पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अमरोहा से ये बड़ी खबर। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 लाख के इनामी बदमाश उमर उर्फ गटवा को गिरफ्तार किया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीजेपी नेता की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है। यहां रहने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं चंदन नारायण सिंह। इनके भतीजे सत्यम सिंह की कल शाम बघराजपुर ओम नगर के पास ये खड़े थे, तभी वहां पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, मौके से फरार हो गए। हालांकि सत्यम सिंह को अस्पताल भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अरबाज, हाशमी और लड़के पता करके पता ही चल जाएगा कौन कौन से। विवाद कुछ था भैया? विवाद कोई विवाद नहीं। सूरज पहाड़े एक लड़का है, लेकिन वो भी था वहाँ पे। गोली पैर में लगी है, बाएं पैर में लगी है। एक तरफ से गोली लगी, दूसरी तरफ से निकल गई। एक्सरे और बाकी सब चीज़ें होंगी, जैसा भी होगा एडमिट कर दिया जाएगा। जो भी आगे रहेगा उस हिसाब से आगे का। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के सूबेदार विनोद कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दत्तू नगाला लाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद विनोद अमर रहे के नारे सुनाई दिए। पिछले दिनों पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के सूबेदार विनोद कुमार शहीद हुए थे और जैसे ही मिट्टी के लाल का शव पार्थिव शरीर फर्रुखाबाद पहुंचा, श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। लेकिन पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के इस जवान विनोद की शहादत को पूरा गांव याद कर रहा है, लेकिन घर में मातम। खबर गाजियाबाद से है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मुआवजा घोटाले के आरोपी जमानत पर छूटे, पुलिस को पता ही नहीं है। देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में हुए 22 करोड़ जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड गोल्डी गुप्ता और सुधाकर मिश्रा कोर्ट से जमानत लेकर के फरार चल रहे हैं और पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद 40 दिन तक कोर्ट में रिमांड के लिए कोई अर्जी ही नहीं लगाई। एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। पुलिस ने गोल्डी गुप्ता के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। फर्जी सहकारी समिति बनाकर ये बड़ा घोटाला किया था गोल्डी ने और अब पुलिस को तलाश है। हालांकि लंबे वक्त तक 40 दिन तक ये पता ही नहीं लगा कि जमानत लेकर कहां फरार चल रहा है गोल्डी गुप्ता। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी शक्ति के पास है। शक्ति, क्या है ये पूरा मामला और कैसे हुई ये लापरवाही? देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जब बन रहा था तो एक गोल्डी गुप्ता, सुधाकर मिश्रा, इन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो कि सहकारी समिति फर्जी थी और उसके बाद अधिकारियों की साठगांठ से 22 करोड़ रुपए का मुआवजा
ले लिया इन्होंने पहले किसानों से जमीन ली और उसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को दी और उसके बाद मोटा मुआवजा लिया। इसकी जांच चल रही थी। जांच एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने की, जिसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट में। इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाने के बाद ये वहां से जमानत पर छूट जाते हैं और पुलिस को पता ही नहीं चलता। इनके खिलाफ 40 दिन में भी पुलिस रिमांड नहीं ले पाई। रिमांड के लिए कोई जमानत पे छूटने की इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस को पता कैसे नहीं चलता? देखिए, बिल्कुल यही जांच का विषय है कि पुलिस को पता कैसे नहीं चला। हालांकि इनके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 2 पर जमानत मिली है, बाकी पर नहीं मिली है। पुलिस को पुलिस ने एसआईटी इसमें बैठाई हुई है। एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बावजूद गाजियाबाद पुलिस की टीम से एक एसआईटी गठित है। एसआईटी में कई लोग होते हैं, काफी लोग होते हैं और इसी की मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बावजूद भी गोल्डी गुप्ता, सुधाकर मिश्रा जेल से बाहर आ जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता। हालांकि अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया कि गोल्डी गुप्ता बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब हुआ। अगर पुलिस कहती है कि हमें पता ही नहीं है, कि अगर 40 दिन का वक्त बीत गया कि इन्हें जमानत मिल गई, ये शख्स छूट गया है। आप नजर बना के रखिएगा शक्ति। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इटावा से खबर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। खबर आ रही है जहां खड़ी बस को डीसीएम ने टक्कर मारी है। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भर्ती कराया गया है। मृतकों में चालक, परिचालक और डीसीएम सवार एक शख्स बताया जा रहा है। एक्सीडेंट की खबर मिल रही है इटावा से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बस खड़ी थी और डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी और इस दरमियान 3 लोगों के मौत की खबर आ रही है। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भर्ती कराया गया है। मृतकों में चालक, परिचालक और डीसीएम सवार एक शख्स बताया जा रहा है। बड़ी खबर एक्सप्रेसवे पर, जहां बस खड़ी थी लेकिन पीछे से डीसीएम ने टक्कर मारी और इस दरमियान 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। जिन लोगों की जान गई है उसमें चालक, परिचालक और डीसीएम सवार एक शख्स बताया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी मोहम्मद फारिक से लेते हैं। फारिक, क्या बताया जा रहा है? डीसीएम कैसे एक बस जो खड़ी थी उसे टक्कर मार देती है? वहां पर जो चश्मदीद थे उनसे क्या पता चल रहा है? जी, ये बता दें आपको, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सुबह 3 से 4 बजे तड़के की घटना है। उसरार थाने के अंतर्गत जब एक प्राइवेट बस थी जो आगरा से लखनऊ की ओर जा रही थी, तभी उसमें खराबी आ जाती है। वह एक्सप्रेसवे पे ही खड़े होकर के जो बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उसको सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक डीसीएम आती है और उसमें टक्कर मार देती है, जिसमें जो बस के चालक और परिचालक थे और डीसीएम एक सवार व्यक्ति था बुरी तरह घायल हो जाते हैं। साथ ही बस के 2 सवारी भी घायल थे, उनको सैफई ले जाया जाता है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें बस का चालक और परिचालक बताया जा रहा है। 2 लोग और घायल हैं जिनका सैफई में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल मोहम्मद फारिक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि बस की खराबी आने की वजह से बस को रोका था चालक ने और कंडक्टर ने, लेकिन पीछे से आ रही डीसीएम की टक्कर में दोनों की मौत हुई। इसके साथ डीसीएम में सवार एक शख्स की भी जान गई। उत्तराखंड में बारिश के बाद मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ के बलम के पास बारिश से नदी उफान पर है, तो वहीं पानी के तेज बहाव से भूमि कटान का भी खतरा बना हुआ है। उफनाती नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। ये जोर की आवाज और ये उफनाती नदी आसपास के गांव के लोगों के लिए, और आसपास के गांव ही नहीं, आप देखिए किस तरीके से घर दिखाई दे रहे हैं। वाकई डराने वाली तस्वीरें हैं, पिथौरागढ़ से आई हैं। यहां आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरनाक है इस नदी के किनारे रहना। तो देखिए, उत्तराखंड में कई जगह बारिश का दौर जारी है। हल्द्वानी में सुबह से बारिश हो रही है, इसके चलते तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है। नैनीताल जिलों में अगर देखें, बारिश का अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। वहीं पिथौरागढ़ में भी कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं। तेज बारिश मुनस्यारी में भी हो रही है। धौलीघाट से जानलेवा सफर तय करने की तस्वीरें आई हैं, जरा वो भी देखिए पिथौरागढ़ की। वाकई जान हथेली पर लेकर के ड्राइव कर रहे हैं लोग। हल्द्वानी में बारिश से एक पहलू सिक्के का बारिश का वो ये है कि मौसम ठंडा हो गया है, सुहावना हो गया है, लेकिन पिथौरागढ़ की तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर आवाजाही मुश्किल है। लोगों के रोजमर्रा चीजों के लिए जहां कहीं भी ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, वो कैसे करें, इन्हीं रास्तों से गुजरना जरूरी है।
खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है जो कई दिनों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मामला है खरगोपुर का। पुलिस ने इन चोरों के पास से 2 मोटर पंप, 5 मोटरसाइकिल, अवैध असला भी बरामद किया है। तो देखिए, ये चोर थे जो लगातार निशाना बना रहे थे कई चीजों को। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कई चीजें बरामद की गई हैं, मोटर पंप से लगाए बाइक तक। 2 शातिर चोर भरत और चिंतामणि जो कई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी की मोटर पंप, 5 मोटरसाइकिल और एक अवैध असलाह मिला हुआ है। आज जैसा कि इसमें एक मोटरसाइकिल इन्हीं के थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी, वो बरामद हुई है, और जो 4 अन्य मोटरसाइकिल हैं उनका पता लगाया जा रहा है वो कहाँ से चोरी की गई है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर। और कांवड़ मेले के दौरान सभी शिव भक्त भोले के रंग में रंग चुके हैं। हर कोई सावन मास में किसी न किसी तरीके से भोले को रिझाने में, खुश करने में लगा हुआ है। कोई कांवड़ लाता है तो कोई हरिद्वार से जल भर करके, शिव भक्त पैदल ही कांवड़ यात्रा करके भगवान शिव को खुश करते हैं, कोई वाहन पर। लेकिन इसी बीच एक ऐसे भोले भक्त की तस्वीर आई है जो लेटकर हरिद्वार से जल भरकर अपनी कांवड़ लाते हैं। दरअसल हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल भर करके सोमवार को गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी ओपल कुमार 3 दोस्तों के साथ लेटते हुए कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां ओपल कुमार की आस्था को देखते हुए हर कोई उनका मुरीद हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।